हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था उसमें कि हम कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उसमें पहला हेडिंग क्या था, फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर वो सॉलिड होगा तो उसके लिए एस लिखेंगे, लिक्विड होगा तो एल लिखेंगे, गैस होगा तो या तो जी लिखेंगे या फिर उसके पीछे एरो बना देंगे, ये था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर वो एक्वस होगा तो एक्यू लिखेंगे, प्रेसिपिटेट होगा तो या तो नीचे की तरफ एरो बनाएंगे या पीपीटी लिखेंगे या सॉलिड लिखेंगे। ये सब लिखवाया था। कल 2 इक्वेशन भी करवाई थी जिसमें बताया था कि कैसे लिखना है उसमें, है ना। अब हम क्या लिख रहे थे इसमें, टेम्परेचर। तो इसमें हेडिंग हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था यूज ऑफ टेम्परेचर, यूज ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट और प्रेशर। ठीक है, ये लिखवाया था। और इसमें मैंने तुमको पहला पॉइंट लिखवाया था कि टेम्परेचर जो होता है हमारा, वो टेम्परेचर कितना, या तो डिग्री सेल्सियस मतलब x डिग्री सेल्सियस या फिर x केल्विन, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। और सेकंड मैंने इसमें बोला था कि अगर प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर में क्या लिखेंगे हम, x atm और लिखेंगे हम x बार। पहले तो समझ लेते हैं क्या लिखा है हमने। जैसे इक्वेशन लिखा है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है, एक इक्वेशन ये है। इसके ऊपर लिखा है Fe, इसमें लिखा है 450 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे लिखा है 200 atm। तो देखो क्या करा हमने, हमने किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या लिखा, पहले तो लिखा N2 जो है वो गैस है, ठीक है, N2 क्या है, गैस। तुमको कैसे पता चला, कल भी बताया था, 2 नेगेटिव नेगेटिव जुड़े होंगे तो गैस मान लेना उसको। ये भी माइनस वाला है, वो भी माइनस वाला ना, जो सेम सेम वो गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। और NH3 क्या है, ये भी गैस है, तीनों गैस है, अमोनिया गैस, ठीक है। अच्छा पहले बैलेंस देख लो है कि नहीं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, सॉरी 2 3 जा 6, यहाँ कितने हाइड्रोजन है सिर्फ 2, तो यहाँ 3 लगा दिया, 3 2 जा 6, ठीक है। अब तुमने ये तो कल बताया था कि उसके अगर हम फिजिकल स्टेट को लिख दे तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी इक्वेशन। साथ में जो एरो बनता है, अब उस एरो पे मैंने Fe मतलब आयरन, इसको लिख दिया। साथ में 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये कुछ नहीं, टेम्परेचर। जो मैंने लिखा है x डिग्री सेल्सियस, x का मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। और टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है जिसमें से 2 यूनिट इसने बोला है या तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। पढ़ा है ना तुमने केल्विन, तो बोल दिया 15 केल्विन, 16 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, समझ रहे हो। तो उसने बोला कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कि भैया ये दोनों रिएक्शन अगर करवा रहे हो तो इसमें एक कैटलिस्ट चाहिए, एक कुछ चाहिए जिसको मैं बोल रही हूँ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है अभी समझेंगे। और चाहिए टेम्परेचर, यानी कि बिना टेम्परेचर की रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो तुमने टेम्परेचर लगाया, इसमें कितना लगाया, इतना टेम्परेचर चाहिए, समझे। और क्या चाहिए, प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, हमने पास्कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। पास्कल के अलावा एटीएम होती है और बार होती है, उसके अलावा और भी होती है बहुत सारी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर तुम प्रेशर की यूनिट लगाते हो x एटीएम, जैसे कि 200 एटीएम, तो x का मतलब हो गया नंबर, 10 एटीएम, 100 एटीएम, 200 एटीएम, 400 एटीएम, समझ रहे हो कि नहीं। या फिर 10 बार, 20 बार, बार मतलब यूनिट प्रेशर की। तो इससे क्या होगा, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो 2 गैसेस हैं, इन 2 गैसेस की अगर मुझे रिएक्शन करवानी, इन दोनों को जोड़ना है और एक नई चीज, एक नई गैस बनानी है, तो मुझे इतने चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, और साथ में एक और चीज चाहिए होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा, फटाफट करवा देगा, ठीक है, या फिर रिएक्शन को बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाएगा, मतलब धीरे धीरे काम करने देगा। अरे N2 गैस नहीं है क्या हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में, H2 गैस नहीं है यहाँ इन्वायरमेंट में, है ना, लेकिन आपस में रिएक्ट तो कर नहीं रहे, समझे या नहीं समझे। तो इसका मतलब तुम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कुछ ना कुछ चाहिए होगा रिएक्शन के लिए। इतना टेम्परेचर दोगे, इतना प्रेशर दोगे, उससे काम नहीं बनेगा। साथ में एक और चीज देना पड़ रहा है, क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इन दोनों की इतनी जल्दी रिएक्शन करवा दे रहा है कि वो बन जा रहा है मेरे पास, समझ में आया। तो अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही चाहिए मुझे इक्वेशन में, नहीं, क्या पता किसी इक्वेशन में सिर्फ टेम्परेचर चाहिए हो, समझ रहे हो कि नहीं। क्या जैसे यहाँ नहीं बताया कि यहाँ पे तीनों गैसेस है ना, तो ऐसे जब हमने कल इक्वेशन करी थी तो सारी की सारी गैसेस थोड़ी थी, सारी की सारी एक्वस थोड़ी थी, कोई सॉलिड था, कोई गैस था, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा था, कोई एक्वस था,
हाँ या ना, ऐसे थे ना, वैसे ही यहां पर भी ये सारे के सारे नहीं लगेंगे एक साथ। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ टेम्परेचर लिखेंगे, एरो पर लिखना है इसको, ठीक है। प्रेशर की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन में तो प्रेशर को लिखेंगे एरो पर, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो कैटलिस्ट को लिखेंगे एरो पर। समझ में आया? हमारा ये किसी काम का फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये सब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, बट हमारी बुक में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि भाई टेम्परेचर भी लगाते हैं, प्रेशर भी लगाते हैं और कैटलिस्ट भी लगाते हैं। कहां लगाएंगे? एरो पर लगाएंगे। अभी तक का हम कहां लिख रहे थे? हम एटम के या मॉलिक्यूल के नीचे लिख रहे थे ना, जो क्या बताया था उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब देखने पे लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है। अब कहां लगा रहे हैं? अब एरो पे लगाएंगे। और कहां लगाएंगे? है कि नहीं? समझ में आया? कैटलिस्ट का काम होता है वो रिएक्शन को बढ़ाएगा या रिएक्शन को कम करेगा, ठीक है। मतलब फटाफट रिएक्शन करवा देगा इन दोनों की, या आराम आराम से रिएक्शन करवाएगा इनकी, लेकिन वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझे कि नहीं? वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं यहां पर, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। समझ में आया? उसकी वजह से रिएक्शन जल्दी जल्दी हो रही है, या फिर रिएक्शन आराम आराम से होगी, लेकिन वो किसी किसी चीज के साथ जुड़कर नहीं बैठ जाएगा यहां पर, ऐसा नहीं करना है। आया? ये होता है। लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? यूज ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट और प्रेशर पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्या है? अगला इसके अंदर थर्ड कैटेगरी आएगी, वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है पहले, ठीक है। देखो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है। थर्मिक का मतलब होता है थर्मल, और थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। अरे तुम थर्मल्स नहीं पहनते हो, है ना? ऐसा आता है यार, गर्मियों सर्दियों में थर्मल पहनते हैं ना। थर्मल मतलब यार इनर जो पहनते हैं हम, ठीक है। तो वही है कि एक्सो मतलब हो गया एग्जिट, थर्मिक मतलब हो गया थर्मल मतलब हो गया हीट। ये इसका मीनिंग, अभी मीनिंग समझाती हूँ, ये इसका मतलब हुआ वर्ड्स का। एंडो का मतलब याद रखना अंदर, ठीक है। मैं अंदर ऐसे लिख रही हूं, अंदर, ठीक है ना। एंडो मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा? हीट। अब क्या हुआ? अगर तुमने कोई रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने के बाद बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, तो यानी कि प्रोडक्ट में हीट बनी ना। रिएक्शन करवाने के बाद हीट निकल रही है, तो हीट निकली यानी कि एग्जिट हुई। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तुमने एक रिएक्शन करवाई जिसमें हीट निकल रही थी, तुमको कैसे पता चलेगा हीट निकल रही थी? अरे टेम्परेचर चेंज, वो फ्लास्क या फिर कंटेनर का गर्म होगा नहीं होगा, ठीक है। तो जब उसको तुम टच करोगे तो तुमको फील आएगा अरे इसमें तो टेम्परेचर गर्म हो गया, शुरुआत में तो नहीं था। इसका मतलब जब तुमने रिएक्शन करवाई तब जाके टेम्परेचर गर्म हुआ है उसका। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब उसमें एक्सोथर्मिक मतलब उसमें हीट निकली हुई है। समझ रहे हो कि नहीं? एंडोथर्मिक क्या हुआ? तुम कोई चीज, तुम रिएक्शन करवा रहे थे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है CaCO3, ये क्या होता है? चूना, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिससे चौक बनता है हमारा, ठीक है। स्लेट वगैरह नहीं होते, वो बनते हैं। ये पत्थर के फॉर्म में है, लाइमस्टोन पत्थर के फॉर्म में, चूना पत्थर, ठीक है। अच्छा, ये जो चूना पत्थर है जब तुम इसको गर्म करते हो, अच्छा देखो सुनो, हीट को अब मैं क्या लिखूंगी? ऐसा, ठीक है, ट्राइंगल। लेकिन यहाँ ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो मैं बार बार शब्द नहीं लिखूंगी हीट, ठीक है, बार बार वर्ड नहीं लिखूंगी हीट, मैं क्या लिखूंगी? ट्राइंगल का शेप बना दूंगी। तो ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? हीट, ठीक है। तो CaCO3 को जब तुमने गर्म किया, हीट करा, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो तुमको क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2, ये तुमको मिलेगा। तुम रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें तुमको मिलेगा, ठीक है। CaCO3 को हीट किया, मतलब ये अपने आप नहीं टूट रहा था CaO और CO2 में, अपने आप नहीं टूट रहा था। जब तुमने उसको बाहर से गर्मी दी तो इसको देखो, सुनो सुनो, अब तुम कहोगे जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है मैं तो हीट लगाऊंगा, ये डेल्टा लगाऊंगा, क्योंकि अभी हमने कल पढ़ा था जो टॉपिक जिसमें हमने वो पढ़ा था ना, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, उसको तो हम यही तो लिख रहे थे। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? क्योंकि मैं तो हीट यहां लिख रही हूं, है कि नहीं? अब ध्यान सुनो, क्या मैंने कल तुमको या पहले एक एक्टिविटी पढ़ी थी, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हो तो क्या ZnCl2 प्लस H2 गैस निकल रही थी? क्या उसमें हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो फ्लास्क है बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ गया था? टेस्ट में भी दिया था मैंने क्वेश्चन तुमको कि फ्लास्क का क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि हीट भी तो निकली है, हीट भी तो निकली है। अगर जब हीट तुम्हारे प्रोडक्ट साइड हो तो समझ जाना इसकी बॉडी से हीट निकली हुई है।
समझ रहे हो कि नहीं? अगर हीट, अरे भैया शुरुआत में तो फ्लास्क गर्म था नहीं, बीकर कंटेनर जो फ्लास्क था वो तो गर्म था नहीं, जब तुमने रिएक्शन करवाई उसके बाद तो वो गर्म लगा तुमको, मतलब हीट बनी है, निकली है, उसकी बॉडी से हीट निकली है, तो एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं होगा? और जो निकली है वो कहां साइड रखोगे? अरे जिस साइड प्रोडक्ट है उसी साइड रखोगे उसको। समझ में आया? तो ये जो रिएक्शन तुम लिख रहे हो, देखो मैंने बैलेंस नहीं किया है, जैसे यहाँ पे दो सीएल है, यहाँ पे एक ही सीएल है तो आगे 2 लगा देंगे, 2 एच यहाँ हो गए, 2 एच ये भी हो गए, है ना? तुम कहोगे हीट तो इसके अंदर लिया, अरे हीट बनी ना उसके अंदर, हमने पढ़ा नहीं था क्या केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो क्या लिखा था वहां? चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बदलाव आएगा, शुरुआत में बीकर का कोई टेम्परेचर था नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन बाद में गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बदल गया। टेम्परेचर बदल गया मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। आ रहा है? ठीक है, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि एक्सो है कि एंडो है? तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने रिएक्शन करी, अगर तुम प्रोडक्ट साइड, क्या ये प्रोडक्ट है? ये पूरा साइड प्रोडक्ट है ना? अगर तुम प्रोडक्ट साइड लिख देते हो हीट को, हीट लिखते हो, या तो डेल्टा का साइन बना दो या फिर हीट लिख दो, या फिर डेल्टा का साइन बना दो या फिर हीट लिख दो, बीच में और लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन हो गई ये पूरी रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब हीट निकली है ना, अरे इसके पास थोड़ी हीट थी, जब इन दोनों को मिलाया आपस में कुछ बना, साथ में हीट भी तो बना, तो हीट निकली है ना बॉडी से, तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अभी तक तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन कौन सी केमिकल रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट निकालता है वो वाली रिएक्शन है, ठीक है? ऐसे तो हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी, इसमें कौन सी हीट निकली है? नहीं निकली है ना, कहां लिखा है हीट? यहाँ पे नहीं लिखा है, तो एक्सोथर्मिक नहीं है वो। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला, इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? हीट चाहिए। या तो मैं इसको हीट लिखूंगी या फिर मैं क्या बनाऊंगी? साइन डेल्टा। सुनो, जब मुझे इसको तोड़ने के लिए हीट चाहिए, मतलब ये हीट ले रहा है ना, है ना, ये हीट ले रहा है तभी तो टूट रहा है। अरे जब तुम किसी चीज को गर्म करोगे तभी तो टूटेगा वो, तो ये जब गर्म हो रहा है तभी तो टूट रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसने हीट क्या ली? अपने अंदर लिया, नहीं लिया, तभी तो एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है? तो या तो तुम इधर लिखो एंडोथर्मिक में, या फिर क्या, इसी का मैं यहां लिख रही हूं कि CaCO3 हीट तुमने यहां लिख दिया रिएक्टेंट साइड, है कि नहीं? और यहां से तुमने एरो बना के लिखा कि CaO प्लस CO2 कुछ बन रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चूने पत्थर में जो लाइमस्टोन है उसमें तुमने क्या मिलाया? हीट। या फिर यहां लिखो या फिर यहां लिखो, इसका मतलब अगर मैं एरो के ऊपर लिखती हूं उस चीज को, तो ये कहलाएगा कि इसके साथ उसकी रिएक्शन हुई है। क्या ये रिएजेंट नहीं हो गया मेरा? रिएजेंट तुमको नहीं पढ़ाया था मैंने? रिएक्टेंट कुछ होता है, रिएजेंट होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रिएजेंट तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तभी तो प्रोडक्ट बना, पहले से थोड़ी बन रहा था अपने आप। जब तुमने इसको गर्म किया और इसने हीट को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब किया, हीट अंदर लिया, ठीक है ना? यहां पे क्या होता है? हीट एग्जिट करना, यहां होता है हीट अब्सॉर्ब करना। समझे या नहीं? तो कोई अपनी बॉडी के अंदर अगर हीट अब्सॉर्ब कर रहा है और अब्सॉर्ब करेगा, अरे हीट लेगा तो टूटेगा, अभी तक तो नहीं टूट रहा था, अब टूटेगा। किसी चीज को गर्म करोगे टूटेगा नहीं क्या? वो टूटेगा ना। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई? एंडोथर्मिक, हीट लिया और तोड़ दिया खुद को। समझे? यहां क्या था? यहां किसी से बाहर से हीट थोड़ी ले रहा था, खुद बना रहा था साथ में हीट, है कि नहीं? बाहर से उसने हीट थोड़ी ली, उनकी रिएक्शन इतनी खतरनाक हो गई कि हीट अपने आप बनी। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट क्या होता है? वो रिलीज करता है। या फिर अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, अगर मैंने इस रिएक्शन को, सुनो, मैंने इस रिएक्शन को उल्टी कर दी, तो CaO प्लस CO2 कर दूं तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना, CaCO3। लेकिन अब की बार मुझे हीट यहां लिखना पड़ेगा या यहां लिखूंगी? यहां पे लिखूंगी। अरे इसी का तो मैंने उल्टा करा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं आपस में, ये तभी जुड़ेंगे जब इनकी बॉडी से हीट निकलेगी। अरे जितनी हीट इन्होंने ली थी पहले उसको तो निकालो, तभी तो जुड़ पाएंगे, वरना तो टूटते रहेंगे हमेशा ये। जैसे मैंने इसको तोड़ने के लिए बाहर से हीट दी थी ना, इसको तोड़ने के लिए बाहर से गर्मी दी थी, एनर्जी दी थी, हीट दी थी ना, तभी तो टूटा है। जब ये टूट गया, अगर मुझे इसको जोड़ना है तो पहले उस हीट को निकालना भी तो पड़ेगा बाहर, है ना? जो हीट इसने ली थी उसको बाहर निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो जुड़ेगा वो। समझे? तो आपस में जब ये जुड़ रहे हैं तो जितनी हीट इसने ली थी उसको बाहर तो निकालो, तभी तो जुड़ पाएगा, वरना जुड़ेगा कैसे? समझ में आया? तो जब हम हीट को रिएक्टेंट साइड लिख देते हैं,
वो मेरा एंडोथर्मिक बन जाता है, हीट को अब्सॉर्ब करने वाला, क्योंकि इसने हीट लिया है अपनी बॉडी में और तब जाके अपने आप को तोड़ा है। समझ रहे हो? और जब हीट को हम प्रोडक्ट की साइड लिख देते हैं, क्या बन जाता है? एक्सोथर्मिक, यानी कि उसने अपने आप को जोड़ने के, देखो ना, देखो जो भी बना है, चाहे वो जुड़ा है चाहे टूटा है, जो भी है, जैसे इस जिंक ने इसके साथ रिएक्शन करी, क्या जिंक ने सीएल के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा? अपने आप को जोड़ा ना किस तरीके से, तो वो उसमें भी हीट निकला नहीं निकला? अब तुम कहोगे यार इसमें एच भी तो अलग हुआ है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें जुड़ा है कि टूटा है, अभी मैं कुछ नहीं कह रही हूं इसमें। बट इसमें देखो कि जब इसको टूटना था तो उसने हीट लिया, अपनी बॉडी के अंदर हीट लिया, जब उसको टूटना था और टूट गया। जब इसको जुड़ना था, जुड़ना, तो क्या करा? उसने हीट निकाली ना अपनी बॉडी से, तभी तो जुड़ा। जो एक्स्ट्रा हीट ली थी उसको निकाल दी, तब तो जुड़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर तुम किसी भी दो, अब जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे भी तो हीट निकला था, तो यहाँ पे थोड़ी तुम कह सकते हो कि ये जुड़ा या टूटा, क्योंकि ये अगर सीएल के साथ जुड़ा है तो इसकी वजह से एच भी तो अलग हुआ है, वो टूटा भी तो है, फिर है कि नहीं? तो हम ये देखकर नहीं बोलेंगे कि किसी भी दो चीजों को जोड़ोगे, किसी भी दो चीजों को जोड़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी बॉडी में हीट निकलेगा, जरूरी नहीं है। निकलेगा बोल रही हूं, लेकिन जरूरी नहीं है ना, यहां तो निकला है तो हीट तभी निकलता है। अरे यहां पे भी तो देखो ना, फिर यहां कहां तुमने दो चीजें जोड़ी भाई? उसकी बॉडी में अगर तुमने जिंक जोड़ा भी है तो एच भी तो निकला है, लेकिन फिर भी तो हीट निकली ना। समझे कि नहीं समझे? तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी दो चीज को जोड़ते तो हीट निकलती है, तो सही है, बिल्कुल सही है, किसी भी दो चीजों को जोड़ोगे तो हीट निकलेगी, लेकिन किसी भी दो चीजों को जोड़ोगे तो हमेशा हीट निकलेगी, जरूरी नहीं है। यहां पे भी तो दो, अब यह पता ही नहीं चल रहा है यहां जुड़ा है कि टूटा है कि नहीं है? समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? लेकिन उसमें भी तो हीट निकली है ना। फिर आया या नहीं आया? नहीं भी समझ में आया तो इतना समझो, एंडोथर्मिक का मतलब होगा, एंडोथर्मिक मतलब हीट को लिया है अपनी बॉडी में, और जब मैं हीट लूंगी मैं अपने आप को तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को गर्मी दी है तुमने। किसी भी कंपाउंड को गर्म करोगे और टूटेगा, है कि नहीं? और उसके बाद अगर कोई दो चीजें आपस में रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि साथ में हीट बने। अगर वो दो चीजें आपस में जुड़ रही है, और जैसे मैं तुमको बताऊं, हमारे पास जो वो आते ना पुताई करने वाले, सफेदी करने वाले, वो एक चूना लेते हैं, पानी में डालते हैं, हाथ से अपनी उसको घोलते हैं या लकड़ी से घोलते हैं? लकड़ी से घोलते हैं। क्यों? हाथ में लग जाता है। क्या होगा फिर उससे? निकल जाएगी, हाथ फट जाते। हाथ फट जाते? ऐसा क्या होगा? हाथ फटना मतलब हाथ जल जाएगा तुम्हारा। जल जाएगा मतलब देखो सुनो, अभी ये सारी चीजें आएंगी, इसको अभी दोबारा से पढ़ना है। तुम्हारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, तुमने इसको पानी में मिलाया, इसको तुमने पानी में मिलाया, अरे देखो जो वो आए हैं ना मिस्त्री, जो ये चूना पत्थर वाले जो आते हैं, जो ये पेंट वेंट करने आते हैं, वो इसको नहीं मिलाते, ठीक है? ये तो पत्थर के फॉर्म में, पत्थर, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, चूना, ठीक है? ये है चूना, समझ रहे हो? फिर इस चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तब बनता है ये CaOH होल ट्वाइस, ये बना। बैलेंस है कि नहीं? देखो कितने कैल्शियम है? एक, इधर कितने हैं? एक, कितने हाइड्रोजन है? दो, इधर कितने हो गए? दो हो गए, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? दो, इधर भी दो हो गए। बैलेंस है कि नहीं? लेकिन फिर भी ना, तुमने कभी देखा है कि वो लकड़ी से कटते हैं? मिस्त्री या जो भी बोलते हैं, जो पेंट लगाते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ सफेदी करते हैं, तो लकड़ी से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, इतनी, अभी तुमको दिखाऊंगी, इतनी हीट निकलती है, उसमें बबल्स निकलते हैं, बबल, बुलबुले, मतलब इतना खतरनाक गर्मी है भाई उसके अंदर। अगर हाथ से करे तो हाथ तो जल जाएगा। जो चूना तो इसमें कन्वर्ट हो गया। नहीं, वैसे चूने को हाथ से नहीं, चूने को हाथ में रखोगे तो ठीक है ना, मतलब ज्यादा अमाउंट में पकड़ेंगे तो नहीं, उसको हाथ में पकड़ोगे कुछ नहीं होगा। चूना लिक्विड वाला नहीं, चूना सॉलिड वाला होता है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है क्या पढ़ा रही हूं मैं? तो मैंने तुमसे ये बोला, इस CaO को तुम हाथ में रखोगे तो जलेगा नहीं वो, लेकिन जैसे ही पानी में मिलाते हो भैया, इतने बबल्स बनेंगे और इतनी ज्यादा गर्मी उसमें से निकलेगी जो तुम्हारे हाथ को जला सकता है। इसलिए जो मिस्त्री या जो पेंट करते हैं, जो मतलब सफेदी करते हैं, वो इसको लकड़ी से करते हैं, या ब्रश होगा तो उससे करेंगे, हाथ से नहीं करते क्योंकि हाथ जल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हम क्या पढ़ रहे थे? हम तो पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड हीट लिखा होगा तो समझ जाना एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकाला है उसने, लिया थोड़ी अपनी बॉडी के अंदर। अगर किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर हीट लिखा है या फिर रिएक्टेंट के साइड में हीट लिखा है तो उसने अपनी बॉडी के अंदर हीट को लिया है, तब जाके प्रोडक्ट बनाया है। तो जब अपनी बॉडी में हीट लेगा यानी कि अंदर लिया है ना हीट, यानी कि अब्सॉर्ब किया है, तो वो रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, ये वाली रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। क्यों है? क्योंकि देखो एंडोथर्मिक ये भी है और एंडोथर्मिक ये वाली भी है, ठीक है, एंडोथर्मिक ये वाली भी है। क्योंकि अगर मैं एरो के ऊपर हीट लिखूं या फिर मैं एरो से पहले रिएक्टेंट साइड अगर हीट लिखूं तो दोनों रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट की साइड पर अगर हीट लिखूं तो वो मेरी एक्सोथर्मिक होगी। बट ध्यान रखेंगे एरो के ऊपर आया तो मैं उसको एक्सोथर्मिक नहीं कहूंगी, क्योंकि एरो के ऊपर आएगा तो वो कैसा बन जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सुनो, पहला पार्ट तो बस ये पढ़ा क्या केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब क्या पढ़ना है, क्या कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमारे पास अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो सुनो, पहले सुन लो फिर बनाना, ठीक है। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को सीधे लिख रही हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आता है एंडोथर्मिक, पढ़ा है ना अभी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने हाफ हाफ लिखा है तो मैं पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कुछ छूटा तो नहीं है इसमें से, ठीक है। डिकम्पोजिशन के भी आगे क्या है? 3 पार्ट्स है जो हमको पढ़ने, ठीक है। डिकम्पोजिशन के भी कितनी रिएक्शंस है? 3 पार्ट्स है। पहला आता है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास आएगा, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक आ गया इलेक्ट्रोलिसिस, एक आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक हो गया फोटोलिसिस। ये सारी क्या होते हैं ना, एक एक करके जब हम हेडिंग ये एक एक टॉपिक उठाएंगे तब वहां समझेंगे। अभी बस मैं मेन बता रही हूँ क्या क्या होता है करके, ताकि तुम्हारे दिमाग में याद रहे कितने टाइप की रिएक्शंस और कैसे पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास 2 तरीके की होती है। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीआर लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और एक हो जाएगा डबल, डबल क्या मैंने पढ़ाया था एक दिन? डबल डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल दिया था, समझोगे नहीं, अब याद ही नहीं होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स भी हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक आता है हमारे पास रिडक्शन। तो अब हमको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझ रहे हो या नहीं समझे? तो अभी ये भी बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो मैंने तुमसे बोला केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 टाइप्स की है। तो केमिकल टाइप्स की रिएक्शंस कितनी है? सॉरी, केमिकल रिएक्शंस की टाइप कितने हैं? 6। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये दोनों तो तुम समझ ही गए वैसे, थोड़ा थोड़ा है ना, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। उसमें भी इसका कोई टाइप नहीं है, इसके कोई पार्ट्स नहीं है। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स है जो हमको पढ़ने हैं, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस, ये पढ़ने हैं हमको। वैसे डिस्प्लेसमेंट के भी 2 पार्ट्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। और रिडॉक्स के भी 2 पार्ट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इन सबके कोई पार्ट्स नहीं है। हेडिंग डाल रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants, 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, combine to form a single product, ठीक है। इतना लिखो। एक और पॉइंट नीचे बना के लिखेंगे, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो क्या बोला है। बोला है कि ये ऐसी रिएक्शन है जहां पे तुम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, सिर्फ एक। हाँ, क्या लिखा है इसमें, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिर्फ एक। अरे नाम देखो ना, नाम क्या बोल रहा है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करवा रहे हो ना, हाँ है ना। तो कम्बिनेशन मतलब क्या, कि जहां पे तुम्हारे पास, जैसे कि मैंने तुमसे बोला CO2 प्लस CaO ये लिया था तो अभी हमने एग्जांपल, इन दोनों को जब तुमने कंबाइन कराया था तो एक चीज बन रहा था कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर दो या दो से ज्यादा चीजें हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बने, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही चीज बने, तो कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करवा दिया। तो चाहे यहाँ पे दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, इन दोनों को आपस में जब जोड़ रहे हो तुम, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करा रहे हो, तो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक ही बनना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसा नाम वैसा काम, है कि नहीं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो इतना इजी है, याद भी हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यही हो गया, तुमने दो चीजें ली, इनको आपस में जोड़ा और ये बन गया। लेकिन इसमें तुमने एक और पॉइंट लिखा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट निकलती है। तो भैया इसमें क्या निकलेगा, हीट भी तो निकलेगा। इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है, लेकिन मोस्टली केमिकल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो जरूर से जरूर क्या करेंगे, हीट निकालेंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखते हो, रिएक्टेंट साइड थोड़ी आता है हीट, प्रोडक्ट साइड पे हीट आता है ना। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई अब किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इतना इजी सा टॉपिक था। आया कुछ कि नहीं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ में हीट भी निकालते हैं। जरूर देखो, तुमने डेफिनेशन में थोड़ी लिखा कि ही ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। तो हीट बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है ना, है कि नहीं। लेकिन बनाएगा सिंगल प्रोडक्ट ही, लिखा है ना डेफिनेशन में कि सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो जब सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा कंबाइन करके तो बन जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा। और हीट भी निकाल सकता है, हीट निकालता है नहीं, हीट भी निकाल सकता है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कुछ आया, देख लो बैलेंस है कि नहीं। एक कार्बन, दो ऑक्सीजन और एक, तीन ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम। इसमें मैं एक और चीज लिख सकती हूँ कि मैंने जो लिया है CaO, इसको अगर मैं पानी में मिला दूं, चूने को पानी में मिला दूं, तो क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये CaO उठाया, इसको मैंने पानी में रखा, पानी में जैसे ही डाला तो क्या बना, चूना, ये चूना वाला पानी बन गया। और इसके साथ मैंने तुमसे बोला था हाथ से नहीं करते इसको, क्योंकि हाथ जल जाएगा। इसका मतलब भैया क्या इसमें भी हीट बन रही होगी बहुत ज्यादा या नहीं। और देखो ना, कॉम्बिनेशन नहीं है क्या, दो चीजों को तुमने मिलाया तो एक चीज बनी कंबाइन करके, और साथ में क्या बनाया उसने, बहुत सारा हीट। ठीक है, इसमें एक आध चीजें और मैं लिखवा देती हूँ तुमको कि कहीं पर CaCO3 होगा तो इसका नाम लिखा होगा लाइमस्टोन। ठीक है, कहीं पर CaO होगा, देखो लाइमस्टोन इसका नॉर्मल नेम है, जैसे तुम्हारे घर में जो नाम बोला जाता है वो। ठीक है, प्यार से लाइमस्टोन बोलेंगे, वरना इसका फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, क्या ये कैल्शियम और CO3 को कार्बोनेट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नाम क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वैसे ही देखो CaO को प्यार से हम बोलते हैं क्विक लाइन, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, प्यार से। लेकिन इसका केमिकल नाम हो जाएगा कैल्शियम, O से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे ही CaOH होल ट्वाइस जो है, इसका प्यार से नाम आता है स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन। और इसका केमिकल नेम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, देखो जिसका फॉर्मूला ज्यादा है इसको लिखो लाइमस्टोन, पत्थर। ठीक है, ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा हो गया, तो एक का नाम जो छोटा है उसके आगे क्विक, क्विक लाइन, CaO और CaOH होल ट्वाइस। जल्दी बोलने में किसको टाइम, दोनों में से तुम जल्दी किसको बोल पाओगे, CaO बोलना है और CaOH होल ट्वाइस बोलना है, तो CaO बोलोगे ना जल्दी से, तो इसका नाम हो जाएगा क्विक लाइन। मेरी बात समझिए, देखो लाइम लाइम लाइम, यानी कि इसी में से तो इन सबको बनाया होगा, सारे चूने हैं। ठीक है, ये पत्थर हो गया जिसमें से हम चूना निकालते हैं,
ये चूना हो गया जो सॉलिड फॉर्म में है, और इस चूने को पानी में मिला दिया तो लिक्विड वाले के साथ घुला हुआ जो चूना है, अभी मिक्स करा हुआ जो चूना है, वो ये हो गया स्लेक्ड लाइम। तो इसको बोलने में कम टाइम लग रहा है तो इसका नाम हो गया क्विक लाइम। लाइम तो सभी है, ये क्विक लाइम हो गया, और दूसरा जो बच गया उसका नाम स्लेक्ड लाइम।